Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghani Amjad and my roll number is 862978. Topic of my presentation is radio analytical techniques. रेडियो केमिस्ट्री बेसिकली डील करती है हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, जो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं, उनकी स्टडी के साथ डील करती है रेडियो केमिस्ट्री। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है और वो खुद ही स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। वो रेडिएशंस अल्फ़ा रेडिएशंस हो सकती हैं, बीटा रेडिएशंस हो सकती हैं, हाई एनर्जी गैमा रेडिएशंस हो सकती हैं। इनको वो कंटिन्यूसली इमिट करते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं इनटू सम अदर एलिमेंट्स। तो रेडियो केमिस्ट्री उन एलिमेंट्स की स्टडी को डील करती है और आफ्टर डीके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी स्टडी को डील करती है। अब ये इनको हम लोग न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्टडी करता है जो स्पॉन्टेनियसली इमिट करते हैं रेडिएशंस, और ये इसके डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं। अब हमारे पास इस तरह की रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग जो एनर्जी इमिट होती है पार्टिकल की इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल और रेडिएशन, जो भी मतलब किसी भी न्यूक्लियाइड से जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको जब हम एनालाइज़ करेंगे तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा जब हम उस एमिशन का मैग्नीट्यूड चेक करेंगे, जब हम उस कितनी रेडिएशन एमिट हुई हैं जब हम उनका मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस आएगा। हमारे पास रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं? रेडियो आइसोटोप वो आइसोटोप हैं जो इमिट करते हैं रेडिएशंस, जो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं वो आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो रेडिएशंस को स्पॉन्टेनियसली इमिट करते रहते हैं या फिशन को अंडरगो करते हैं, जिससे हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिशन क्या है? फिशन वो प्रोसेस है जिससे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स डिके होते हैं टू पीसेस में, जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस से, मींस 10-14 ग्राम पर। रेडियो न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं? रेडियो न्यूक्लियाइड्स वो एटम होते हैं जिनके पास एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो कि उसको अनस्टेबल बनाती है। अब ये एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी को वो इमिट करते हैं न्यूक्लियस से, या इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशंस, या इसको इन द फॉर्म ऑफ वो इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। वो किसी भी फॉर्म में इसको रिलीज़ कर सकते हैं और वो एनर्जी को या वो हाई एनर्जी गैमा रेडिएशंस को इमिट करते हैं। हमारे पास इस तरह की मिशन के लिए डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट फॉर्म में ये रेडिएशंस इमिट होती हैं। जो फीचर्स हैं रेडियो एक्टिविटी के, वो अल्फ़ा रेडिएशंस भी हो सकती हैं। अल्फ़ा रेडिएशंस क्या होती हैं? अल्फ़ा रेडिएशंस बेसिकली हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। बीटा पार्टिकल्स में एक नेगेटिव चार्ज होता है, हम उसको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। या पॉजिट्रॉन इमिट होते हैं, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल्स को कहते हैं। या हमारे पास न्यूट्रल गैमा रेडिएशंस इमिट होती हैं जो कि हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। या एक्सरे और गैमा रेडिएशन सिर्फ अपने सोर्स से इन दोनों का डिफरेंस होता है। हमारे पास हाई एनर्जी गैमा रेडिएशंस इमिट हो सकती हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो इमिट हो सकता है हमारे पास। इसके अलावा बीटा पार्टिकल्स इमिट हो सकते हैं। अब हमारे पास इस रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं, जिनको हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास 2 मेथड होते हैं। या तो हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट होती है रेडियो एक्टिविटी की, किसी भी सिस्टम में कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास रेडियो एक्टिव है, हम उसकी रेडियो एक्टिविटी को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। या हमारे पास एक और मेथड होता है कि हम उसको किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ बम्बार्ड करवा के उस सैंपल को किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में फिर उसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। जब हम उस सब्सटेंस की रेडियो एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, फिर हम उसको उसकी इनिशियल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं एंड देन हम उसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस है, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, और भी डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। अब इनमें सबसे कॉमन हमारे पास NAA यानी कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है हमारे पास, हम इसको आगे स्टडी करेंगे। अब कुछ हमारे पास रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स होती हैं। रेडियो ट्रेसर बेसिकली क्या होता है? रेडियो ट्रेसर वो एक केमिकल स्पीशी है
जिसके पास कोई एक या एक से ज़्यादा रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं और हम उसको किसी भी स्पेसिफिक एरिया में किसी भी सब्सटेंस की लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इस रेडियो न्यूक्लाइड की रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सब्सटेंस की लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए या उसकी एज को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम इस रेडियो न्यूक्लाइड की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं टू ट्रेस द लोकेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब हम इसको किसी भी सैंपल जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है उसको चेक करने के लिए उस रेडियो न्यूक्लियाइड की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि ये मिक्स हो जाता है अपने अपने ही एलिमेंट या कंपाउंड्स के साथ और केमिकली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है इन अ सिमिलर मैनर एक्सेप्ट फॉर इट्स रेडिएशन इमिटिंग प्रॉपर्टी। उसकी रेडिएशन इमिटिंग प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, इसके अलावा वो उसी तरह से केमिकली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। अब रेडियो ट्रेसर को हम लोग क्वालिटेटिवली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हम किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडियो ट्रेसर्स के थ्रू उसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को मॉनिटर करते हुए। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के रेडियो ट्रेसर्स होते हैं, हम किस तरह चूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा रेडियो ट्रेसर ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके लिए होता है कि उसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस रेडियो ट्रेसर किसी भी रेडियो ट्रेसर की हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये विदिन फ्यू मिनट्स की रेंज में होनी चाहिए। सो हमारे पास रेडियो ट्रेसर्स की हाफ़ लाइफ ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। अब यह है कि कुछ फ्यू मिनट्स की रेंज में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए। ये इसलिए है ताकि हम इस रेडियो ट्रेसर को अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए थ्रू आउट यूज़ कर सकें। इसके बाद है हमारे पास आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड। अब हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस नेचुरली अक्रिंग होते हैं और वो इन अ कंबाइंड फॉर्म होते हैं, अपने आइसोटोप्स के साथ ही होते हैं। लेकिन हम किसी भी आइसोटोप को ऐसा चेक नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी आइसोटोप की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है, हम उसकी अमाउंट को चेक नहीं कर सकते किसी भी मेथड के थ्रू। इसलिए हम लोग एक आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड यूज़ करते हैं जो डिटरमाइन करता है क्वांटिटी ऑफ अ केमिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, हम इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो हम इसको इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि किसी उस सैंपल में जिसको हम लोग चेक करना चाह रहे हैं उसके अंदर एक नोन अमाउंट ऑफ सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ऐड कर देते हैं और रेडियो एक्टिविटी को चेक करते हैं। अब होता क्या है कि उस सैंपल में कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐड करने के बाद उस सैंपल की रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब उसकी रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम लोग इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू को माइनस करके, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करके हम लोग उसको एलिमेंट को सैंपल को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी अमाउंट को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी भी लेते हैं कि एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, हमने उसको किसी आइसोटोप के साथ मिक्स किया, जैसे कि ऑक्सीजन 18 और हाइड्रोकार्बन H2 उसको मिक्स किया है और उस कंपाउंड के साथ जिसको हमने एनालाइज़ करना है। अब हमने इन बात को इंश्योर कर लिया है कि उस सैंपल में होमोजेनिटी मौजूद है। अब हमारे पास एक लेबल्ड स्पीशी होती है और एक अनलेबल्ड स्पीशी होती है। जो कंपाउंड हमने एनालाइज़ करना होता है हम उसको लेबल्ड स्पीशी बोलते हैं या ट्रेस स्पीशी बोलते हैं। अब जब हमने उस सब्सटेंस को ऐड कर लिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ तो उस सैंपल की रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई और उसके बाद हमने पोर्शन रिकवर कर लिया केमिकली प्योर सब्सटेंस का। अब उस प्योर सब्सटेंस को वेट किया गया और उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया गया। जब हमने उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ मिक्स किया तो उसकी रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद हमने उस सब्सटेंस को प्योर कर लिया। प्योर करने के बाद अब हम उसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक करेंगे और उसकी सैंपल को चेक करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो 100% ही इसकी सक्सेसफुल हमारे पास रिज़ल्ट्स आएँ और ना ही ज़रूरी है कि हम लोग उसको 100% प्योर केमिकली इसको हम प्योर करना चाहें। अब हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन ओरिजिनल सैंपल वो यहाँ पे इक्वेशन में दिया गया, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमारे पास WM क्या है, मैस ऑफ एनालाइट जिसको हम लोग चेक कर रहे हैं। WA क्या है, WM इज़ मैस ऑफ एनालाइट जिसको हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। WA क्या है, मैस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमने अपने सैंपल में ऐड किया था उसकी रेडियो एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। AI इज़ द एक्टिविटी ऑफ द एडिड कंपाउंड, अब हमने जो ऐड किया था कंपाउंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड उसकी एक्टिविटी क्या थी, डिवाइडेड बाय AF क्या है, एक्टिविटी ऑफ द फाइनल प्योरीफाइड कंपाउंड जिसको हमने चेक करना है।
अब हम आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड को बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल सब्सटेंसेस सच एज विटामिन डी, विटामिन बी, इंसुलिन, स्टेरॉइड्स या सच कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है जिस तरह के हमारे पास जिस हम सेपरेशन एंड एनालिसिस जिसमें हमारे पास सेपरेशन और एनालिसिस डिफ़िकल्ट होती है, हम उस तरह के मेथड में आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब आजकल रिसेंट वर्क में आइसोटोप्स को बेसिकली डिटेक्ट किया जा रहा है हाई सेंसिटिव मैस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, जो कि किसी भी सब्सटेंस को उसके मैस की बेस के ऊपर मेजर करता है, उसको डिटेक्ट करता है, जिसमें हमारे पास रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड एक इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पे एक्ट करता है। अब हमारे पास इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें किसी भी किस्म की कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट या किसी भी किस्म की हैवी इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, सच एज गिगर मुलर काउंटर या सिमुलेशन गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये गुड होते हैं किसी भी एक्टिविटी को रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। ऑफकोर्स हम सिर्फ हमें एक गुड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रिक्वायर होता है जिसमें हम किसी भी मैस की एक्यूरेट डिटर्मिनेशन कर सकें, और जो हमने सैंपल रिकवर्ड किया होता है हम उसकी जो एक्यूरेट मैस डिटर्मिनेशन है उसको मेजर करने के लिए सिर्फ एक एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा केमिकल सेपरेशन प्रोसीजर के लिए हमें ग्लव बॉक्स या फ्यूम होड फैसिलिटीज़ रिक्वायर होती हैं। जब हम स्टेबल आइसोटोप यूज़ करते हैं तो डाइल्यूटेड नेचुरल आइसोटोपिक रेशियोज रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाउंट एंड आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ द सेपरेटेड आइसोटोप उसकी जो ऐड किया जाता है। इस केस में हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक को हम कपल करवाते हैं, जिसको हम लोग आइसोटोप डाइल्यूशन मैस स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक बोलते हैं। अब ये लेस कॉमन है लेकिन ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लेबॉर्ट्री रिक्वायर्ड होती है इस टेक्निक को कैरी आउट करने के लिए, इसलिए हमारे पास ये लेस कॉमन होती है। अब हमारे पास ये मेथड या काफ़ी एप्लीकेशन है, जिस तरह ये एनालिटिकल टेक्निक है ट्रेस एलिमेंट के एनालिसिस के लिए जो अपने आइसोटोप्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेटली हमें पता है कि आइसोटोप्स केमिकली भी किसी रिएक्शन में सेम बिहेव करते हैं तो उनकी डिटेक्शन डिफ़िकल्ट होती है। तो हमारे पास आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड इस चीज़ को ईजी बना रहा है और वो डिटेक्शन ऑफ ट्रेस एलिमेंट की डिटेक्शन के हमारे लिए ईजी बना रहा है। जैसे कि हम लोग इसको जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, आर्कियोलॉजिकल और अदर किसी भी अदर एरियाज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कंपाउंड हमारे इंटरेस्ट के ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोकेमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए ये मेथड यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास ये विटामिन, इंसुलिन, पेनिसिलिन, अमीनो एसिड, थायरॉक्सिन वगैरह को भी डिटेक्ट करने के लिए उनमें भी रेडियो एक्टिविटी को मतलब भी एक रेडियो एक्टिविटी का फैक्टर वो इंक्लूड करके इनको इन सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद है हमारे पास मेथड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स में। ये टेक्निक्स के इस टेक्निक के 2 स्टेप होते हैं। पहले होता है इरेडिएशन ऑफ सैंपल विद न्यूट्रॉन्स। सो ये टेक्निक बेसिकली डील करती है कि न्यूट्रॉन को जब इरेडिएट करवाया जाता है, किसी भी सैंपल के ऊपर बम्बार्ड करवाया जाता है, इसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है जो अगेन कन्वर्ट होता है किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में, और उसके बाद वो बीटा पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है, जिस तरह ये आप फिगर में देख सकते हैं। कोई भी इंसिडेंट न्यूट्रॉन आया, उसने एक टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर अटैक किया। टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने के बाद ये टारगेट न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया है कंपाउंड न्यूक्लियस में। अब कंपाउंड न्यूक्लियस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल न्यूक्लियस है इसलिए ये कुछ रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। ये इमिट करने के बाद प्रॉम्प्ट गैमा रेडिएशंस कुछ गैमा रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, कुछ रेडिएशंस को इमिट कर रहा है ये कंपाउंड न्यूक्लियस, जो कि एक्साइटेड हुआ था टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट के बाद। ये रिलीज़ कर रहा है गामा रेडिएशंस, जिनको हम लोग प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस कहते हैं। उसके बाद ये कंपाउंड न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है एक और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में। वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अब बीटा पार्टिकल को रिलीज़ करेगा, साथ में कुछ एनर्जी को रिलीज़ करेगा, जिसको हम लोग डिलेड गैमा रेज़ बोलते हैं। डिलेड गैमा रेज़ को रिलीज़ करने के बाद ये जाएगा अब प्रोडक्ट न्यूक्लियस में। इस टेक्निक को 1936 में इन्वेंट किया गया था, जब हमारे पास सैंपल कंटेनिंग रेयर एलिमेंट बिकम हाईली रेडियो एक्टिव आफ्टर एक्सपोजर टू सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन। ये चेक किया गया कि हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुछ प्रेजेंट थे, जिनको जब हमने सोर्स न्यूट्रॉन उनके ऊपर जब हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया
न्यूट्रॉन सोर्स के थ्रू उनके ऊपर उस रेयर अर्थ एलिमेंट के सैंपल के ऊपर जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया गया तो उनके अंदर एक रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस हो गई। इस ऑब्जर्वेशन के साथ ये रिकॉग्नाइज़ किया गया कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जब हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवा सकते हैं तो हम उस न्यूक्लियस को रेडियो एक्टिव भी बना सकते हैं, और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो उसकी इमिशन होगी रेडिएशंस की, उसके थ्रू हम लोग किसी भी सैंपल को चेक कर सकते हैं। तो ये हमने इस एक्सपेरिमेंट को सेवरल तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं। जिस तरह हम लोग किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवा सकते हैं न्यूट्रॉन्स को, और इसके अलावा वो कंपाउंड न्यूक्लियस में जब कन्वर्ट होता है उसके बाद वो सब्सिक्वेंट रेडिएशंस को इमिट करता है। रेडिएशन के बाद वो गैमा रेडिएशन या बीटा स्पेक्ट्रम को गैमा रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है, या हमारे पास बीटा स्पेक्ट्रम आता है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एमिशन प्रोड्यूस्ड बाय इरेडिएटेड एलिमेंट्स। अब क्वांटिटेटिव वर्क के लिए दोनों यूज़ हो सकते हैं। Energy of spectral peak allow for identification of element present and the areas of peak define the amount of each element। जैसे हमारे पास ये ग्राफ प्रेजेंट है, ग्राफ में जो ये पीक्स हैं ये हमें पीक्स हैं ये डिफ़ाइन कर रही हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, और इनका एरिया अंडर द पीक ये डिटरमाइन कर रहा है कि किसी भी सैंपल की कितनी, किसी भी सैंपल में किसी सब्सटेंस की, किसी पार्टिकल्स, किसी भी एलिमेंट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, ये पीक एरियाज़ उस चीज़ को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इस एनालिसिस को कैरी करने के लिए हमारे पास सैंपल चाहिए होता है। इस एनालिसिस को कैरी आउट करने के लिए हमारे पास न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है जो सूटेबल हो डिटेक्टिंग गैमा रेडिएशंस के लिए, क्योंकि हम लोग न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में बेसिकली जो डिलेड रेडिएशंस है ना, गैमा रेडिएशंस, उनको चेक कर रहे होते हैं। गैमा रेडिएशंस की बेस पे हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस को। अब हम गैमा रेडिएशंस की बेस पे किस तरह करते हैं, ये जो गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं ना, डिलेड गैमा रेडिएशंस, ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ईच एलिमेंट की। तो हम लोग डिलेड गैमा रेडिएशंस जब आती हैं हमारे पास, हम उनको चेक करके हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस कैरी आउट कर सकते हैं। चूँकि ये बिकॉज़ ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ईच एलिमेंट की, ईच सैंपल की, तो हम इससे क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। और इस ग्राफ में जो पीक के अंदर एरिया आ रहा है, उस एरिया को कैलकुलेट करके हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम पहले भी एक्सप्लेन किया कि अब कोई भी न्यूट्रॉन जब किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करता है तो उसके बाद ये एक कंपाउंड न्यूक्लियस या मेटास्टेबल न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है हमारे पास, जो अनस्टेबल होता है। फिर वो उसको हम एक्साइटेड स्टेटेड न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ये इसकी एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और ये इसके बाद अपने आप को स्टेबल करने के लिए गैमा रेडिएशंस को इमिट करता है, जिसे हम लोग प्रॉम्प्ट गैमा रेडिएशंस बोलते हैं। बाद ये इंस्टेंटेनियसली डी एक्साइट होता है अपने आप को ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में ले जाने के लिए, और एक मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट कर लेता है बाय एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशंस। इसके बाद वो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की तरफ भी जाता है। इसके बाद कंपाउंड न्यूक्लियस अगेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन जाता है, लेकिन वो मच स्टेबल होता है दैन कंपाउंड न्यूक्लियस। सम केसेस में इस तरह होता है कि वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस नहीं बनता, वो कोई भी न्यूट्रल न्यूक्लियस या प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी बन सकता है। इस केस में हमारे पास यहाँ पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन रहा है। इसके बाद ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक और रेडिएशंस को इमिट करेगा, जिसे हम डिलेड गैमा रेडिएशंस बोलेंगे, या बीटा पार्टिकल्स को रिलीज़ करेगा। उसके बाद हमारे पास वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इस तरह जो हमारे पास गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, इन गैमा रेडिएशंस के थ्रू हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कैरी आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।